नमस्कार, मैं उदय। i24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है, जहां द वीक ऑफ शो में हम बात करेंगे हफ्ते भर की राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गांव की मिट्टी में हैं और इस लोकतंत्र की सबसे गहरी जड़ पंच परमेश्वर की परंपरा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और इस आत्मा को सशक्त करने का कार्य हमारे पंच और सरपंच करते हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित सरपंच महासम्मेलन में कहा कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमको दिखते भले ही हैं, लेकिन सरपंच को जो पावर है वो पावर बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं है। सरपंच अपने गांव की दिशा बदल सकते हैं, वे ही प्रदेश के विकास के असली सूत्रधार हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पंचायतों को 25 लाख रुपए तक के वित्तीय अधिकार देने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस सरपंचों को सर्वशक्तिमान बताने को मात्र सियासी दिखावा बता रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय लोकतंत्र की जड़ें गांव की मिट्टी में हैं और इस लोकतंत्र की सबसे गहरी जड़ पंच परमेश्वर की परंपरा है, यानी गांव के पंच, जो न सिर्फ गांव के प्रतिनिधि हैं बल्कि न्याय, विकास और विश्वास तीनों के प्रतीक हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और इस आत्मा को सशक्त करने का कार्य हमारे पंच और सरपंच करते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित सरपंच महासम्मेलन में कहा कि त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमको दिखते भले ही हैं, लेकिन सरपंच को जो पावर है वो पावर बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं है। एक सरपंच जो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। सरपंच अपने गांव की दिशा बदल सकते हैं, वे ही प्रदेश के विकास के असली सूत्रधार हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने पंचायतों को 25 लाख रुपए तक के वित्तीय अधिकार देने का ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस सरपंचों को सर्वशक्तिमान बताने को मात्र सियासी दिखावा बता रही है। आज सरपंच बुरी स्थिति में हैं, उन्हें न तो पर्याप्त अधिकार मिले हैं और न ही विकास कार्यों के लिए धन। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि हर पंचायत को 50,000 की अतिरिक्त स्वेच्छा अनुदान राशि दी जाएगी, जिससे वे अपने गांव के विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में सरपंच महासम्मेलन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। 24 से 26 नवंबर तक भोपाल में होगी त्रिदिवसीय पंचायत कॉन्फ्रेंस। हर पंचायत को 50,000 स्वेच्छा अनुदान राशि, हर गांव में बनेगा शमशान घाट, कलेक्टर देंगे राशि। पंचायतों को 25 लाख रुपए तक के वित्तीय अधिकार। सचिव और सहायक सचिव यदि बाधा बनेंगे तो हटेंगे। 2026 घोषित होगा कृषि वर्ष। तीर्थ स्थलों का होगा विकास। श्री राम वनगमन पथ व कृष्ण तीर्थ सर्किट से जुड़ेगा हर गांव। पंचायत सशक्तिकरण से आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए सच में जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपको पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं। एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकती। 25 लाख तक के काम तो आपको जो मिले, पहले इसका अभिनंदन करते। नगर निगम के बाद नगर निगम में भी मेरे को लगता नहीं कि इतना पावर दिया। आपने कहा कि मैं 50,000 का आज यहाँ से घोषणा करता हूँ, तुरंत अभी कुछ न कुछ तो हाथ में देना ही चाहिए। जोरदार अभिनंदन। 50,000 रुपया आज की कार्यक्रम के बाद से आपके खाते में पहुँचेगा, जो पंचायतों के अंदर आप लगाएंगे और भविष्य में और मिलता जाएगा। वहीं पंचायतों के सशक्तिकरण को कांग्रेस सिर्फ घोषणाओं की राजनीति बता रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने पंचायतों के अधिकार सीमित कर दिए हैं। सरपंचों को सर्वशक्तिमान बताकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि पंचायतों के पास न अधिकार हैं और न ही पर्याप्त फंड। कांग्रेस सरकार के दौरान सत्ता का विकेंद्रीयकरण किया गया था और बीजेपी सरकार ने सत्ता का केंद्रीयकरण कर दिया है। आज सरपंच इतनी बुरी अवस्था में 25 लाख के पावर दिए। अरे कौन सी पंचायत में 25 लाख पहुंचे हैं? फूटी कोड़ी नहीं पहुंच रही है। लोग सरपंच सर पे हाथ रख के बैठे हैं।
जिला पंचायत खत्म कर दी, जनपद खत्म कर दी, सरपंचों के अधिकार सीमित कर दिए। मतलब जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण कांग्रेस ने किया था, भाजपा ने आते ही वापस सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया। कोई भी सरपंच खुश नहीं है, इतनी बुरी अवस्था में है, कोई निर्माण कार्य करा नहीं पा रहे। बहरहाल लोकतंत्र की असली ताकत राजधानी की दीवारों में नहीं बल्कि गांव की चौपाल में बसती है, जहां पंच परमेश्वर की परंपरा आज भी जन जन में विश्वास जगाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नई पहल सरपंचों को अधिक अधिकार, अधिक स्वायत्तता और विकास की स्वतंत्रता देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि पंचायतों को मजबूत बनाकर ही विकसित भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना साकार किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के ये वादे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पंच परमेश्वर की ये नई परंपरा गांव के विकास की दिशा कितनी बदल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त के साथ पहली बार 1500 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचे। साल 2023 में शुरू हुई यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की पहचान बन चुकी है। हालांकि कांग्रेस इसे महिलाओं के नाम पर सियासत करार देते हुए महिला सशक्तिकरण के नाम पर दिखावा बता रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि लाडली बहना सिर्फ योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति है जो गांव-गांव, घर-घर तक महिलाओं की आर्थिक आजादी का संदेश पहुंचा रही है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि आज उनके खाते में सिर्फ रकम नहीं बल्कि सम्मान और सशक्तिकरण की सौगात आई। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त के साथ आज पहली बार 1500 रुपए महिलाओं के खातों में पहुंचे। साल 2023 में शुरू हुई ये योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का पहचान बन चुकी है। शुरुआत में 1000 रुपए से शुरू हुई ये योजना अब 1500 रुपए मासिक तक पहुंच गई है। हालांकि कांग्रेस इसे महिलाओं के नाम पर सियासत करार देते हुए महिला सशक्तिकरण के नाम पर दिखावा बता रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि लाडली बहना सिर्फ योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति है जो गांव-गांव, घर-घर तक महिलाओं की आर्थिक आजादी का संदेश पहुंचा रही है। और अब लाडली बहना योजना महिलाओं के सशक्त मध्य प्रदेश की सबसे मजबूत नींव बन गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त जारी। अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। 1.26 करोड़ महिलाओं के खाते में पहुंची खुशियां। लाडली बहनों के खाते में 1800 करोड़ रुपए ट्रांसफर। सिवनी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने की एक और नई पहल की घोषणा। इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने 5000। उत्पादन से जुड़ेंगी महिलाएं तो मजबूत होगा मध्य प्रदेश। सीएम लाडली बहना अब सशक्तिकरण का नया अध्याय बनेगी। आज यहाँ हमारे वेनगंगा नदी के पवित्र किनारे पर जिस प्रकार का समय चला है, सिवनी से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूँ। नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये जो 1500, 3000 हम कर रहे हैं, हमारा प्रयास है बहनें हमारे कारखाने में रोजगार पर कारखाने में काम करें तो हम इनको 5000 रुपया महीना देना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय में 2029 में 33% का आरक्षण मिलने वाला है बहनों को। वहीं कांग्रेस फिर बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार सिर्फ 1500 रुपए देकर वाहवाही लूट रही है। यदि सरकार सच में महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है तो लाडली बहना को तत्काल 3000 रुपए महीना देना चाहिए। आपने वादा तो 3000 का किया था, आप 1500 रुपए एक महीने ही दे रहे हैं, लगातार 1500 देंगे आपसे। अगर 3000 का आपने वादा किया, मोदी गारंटी दी, 3000 दो ना। सुभद्रा 3000 करो, लाडली बहना 3000 करो, तीसरा नाम रखो वो 3000 करो, पर रुपए काम करेंगे, नोट जो उनकी बहनों को काम आएंगे जिससे वोट लिया है। अन्यथा अभी तो आप 1500 देते रहो, आखिरी में वोट कांग्रेस को देंगे।
बहरहाल लाडली बहनों में इस बढ़ोतरी को लेकर खुशी की लहर है, तो वहीं सियासत भी जारी है। एक तरफ बीजेपी सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे वादों और वोटों की राजनीति कह रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में लाडली बहना योजना महिलाओं की जिंदगी में कितना वास्तविक बदलाव ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश अब सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, नवाचार और निवेश के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित हुए टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में कहा कि प्रदेश तेजी से डिजिटल और हाईटेक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है। राज्य अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने समर्पित GCC नीति बनाई है। मध्य प्रदेश अब Tier 2 शहरों में भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति का नेतृत्व करेगा। हालांकि कांग्रेस आंकड़ों और घोषणाओं की राजनीति करार दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अब सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, नवाचार और निवेश के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित हुए टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में कहा कि प्रदेश तेजी से डिजिटल और हाईटेक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है। राज्य अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समर्पित GCC नीति बनाई है। इसके साथ ही ड्रोन नीति के तहत ड्रोन डेटा रिपोजिटरी तैयार की जा रही है, जिससे औद्योगिक और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब Tier 2 शहरों में भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति का नेतृत्व करेगा। हालांकि कांग्रेस इसे आंकड़ों और घोषणाओं की राजनीति करार दे रही है। वहीं CM डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं कि ये आयोजन मध्य प्रदेश की तकनीक और औद्योगिक प्रगति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नई उड़ान भरने जा रहा है और उज्जैन भारत का स्पेस इनोवेशन हब बनेगा। यानी जहां कभी वराह मिहिर और आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान की नींव रखी थी, वहीं अब डीप टेक रिसर्च एवं डिस्कवरी सेंटर के रूप में एक आधुनिक खगोल अनुसंधान केंद्र तैयार होगा। इंदौर में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 CM डॉक्टर मोहन यादव ने पेश किया भविष्य का रोड मैप। 16,000 करोड़ का होगा निवेश, 64,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, 22 नई इकाइयों का हुआ उद्घाटन, 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र जारी, भोपाल में 2000 एकड़ में बनेगा नॉलेज सेंटर, मध्य प्रदेश बनेगा AI का हब, 800 करोड़ के 7 MOU साइन, सेना के साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए MOU साइन, स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी होगी घोषित, उज्जैन को बनाया जाएगा स्पेस इनोवेशन हब, वेधशाला परिसर में बनेगा डीप टेक रिसर्च सेंटर, उद्योगपतियों से निवेश पर 1-to-1 चर्चा, टेक्नोलॉजी, निवेश और नवाचार पर केंद्रित आयोजन। लगभग हमारा कुल निवेश 15,896 करोड़ का है और 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नई इकाइयों का जिनका उद्घाटन हुआ है वो 22 है, जिनमें 257.46 करोड़ का निवेश हुआ है। मध्य प्रदेश अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने जा रहा है और बहुत जल्दी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 को भी लॉन्च करेगा, जिसके तहत सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग, स्पेस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भोपाल में हम 2000 एकड़ पर नॉलेज सिटी विकसित करने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा है हमारी सरकार के द्वारा। यह आधुनिक हाईटेक सिटी, साइबर सिटी के तर्ज पर बनाई जाएगी। यहाँ विश्व स्तरीय संस्थान, अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप एक साथ आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का हब बन जाएगा। वहीं कांग्रेस MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष JP धनोपिया का कहना है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं की राजनीति कर रही है। जमीन पर अब तक किसी भी बड़े निवेश का वास्तविक असर दिखाई नहीं दे रहा। सरकार सिर्फ इवेंट की राजनीति कर रही है, जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। 5-10 साल से भारतीय पार्टी चल रही है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, तकनीकी मध्य प्रदेश। क्या हुआ? कुछ नहीं होता। कुछ इवेंट करना होते हैं, जिसमें घोषणा करके बोल देते हैं कि बताए धरातल में लाइए, कब कितने में होगा, और उससे पहले कब घोषणा हुई थी, क्यों पूरी नहीं हो पाई, तब मैं मानूंगा कि हाँ बात सही है। वरना तो घोषणा करके आप बोलते रहिए कि हमारी तकनीकी भी रहेगा और हमारा उज्ज्वल रहेगा, ये रहेगा, लेकिन होता नहीं। ये जमीनी हकीकत तो देखें, हवाई वाला काम तो चलता रहेगा।
बहरहाल टेक्नोलॉजी, निवेश और नवाचार पर केंद्रित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 ने मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दी है। सरकार का दावा है कि ये आयोजन प्रदेश को टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। वहीं कांग्रेस इसे सिर्फ दिखावे की राजनीति बता रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कॉन्क्लेव में किए गए बड़े ऐलान और निवेश के वादे जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बिहार की राजनीति जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं करता बल्कि राजनीतिक सामाजिक समीकरणों की नई परिभाषा करता है। साल 2025 में हुए बिहार विधानसभा के चुनावों में आए नतीजों में एनडीए ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी अहम रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 25 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 19 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। बिहार की राजनीति जहां हर चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं करता बल्कि राजनीतिक सामाजिक समीकरणों की नई परिभाषाएं गढ़ता है। यदि पिछले 2 दशकों के चुनाव देखें तो बिहार में राजनीति का पूरा नक्शा कई बार बदला है। 2005 में पहली बार नीतीश कुमार का उदय हुआ और उसी साल चुनावों में लालू राबड़ी का 15 साल पुराना शासन समाप्त हुआ। यही वो मोड़ था जहां सुशासन, सड़क, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे बिहार की चुनावी राजनीति के केंद्र में आए। 2010 तक आते आते नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी ने 206 सीटों के ऐतिहासिक बहुमत के साथ बड़ी जीत हासिल की, लेकिन 2015 में कहानी अचानक पलट गई। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया और इसी गठबंधन ने 178 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की। फिर आया 2020 जहां मुकाबला बराबरी का था। महागठबंधन ने जनता के मुद्दों के साथ मजबूत लड़ाई लड़ी, लेकिन एनडीए ने 125 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बचा ली। और आज 2025 में जब चुनाव रिजल्ट आए तो एनडीए ने फिर इतिहास रच दिया और इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका भी अहम रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 25 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें 19 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम, एनडीए ने लगाई डबल सेंचुरी, 200 से ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा, 90 से ज्यादा सीटें जीती। जदयू ने भी 101 सीट पर चुनाव लड़ा, 80 से ज्यादा सीटें जीती। एलजेपी रामविलास ने 29 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, करीब 20 सीटें जीती। आरजेडी ने 143 सीट पर चुनाव लड़ा, 30 से कम सीटों पर मिली जीत। कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, 10 से कम सीटें उसके खाते में आईं। वाम दलों ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें ही जीत पाए। प्रशांत किशोर की पार्टी का नहीं खुला खाता, 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त। जनता का जो निर्णय है ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में हुई। नीतीश जी, मोदी जी के नेतृत्व। रिजल्ट तो केवल आज आया है, इससे आप मत मानो कि आज रिजल्ट, ये विकास के पैमाने मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जो हुए हैं, आप किसी भी राज्य में चुनाव कराओ ये स्थिति होने वाली। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो जीत हुई, देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बिहार की जीत पर मंत्रिमंडल के सदस्यों को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को बिहार जीत पर बधाई दी है और तंज कसा कि जिस तरह चुनाव आयोग ने काम किया है उससे बेहतर सहयोगी भाजपा को कहीं नहीं मिल सकता। बिहार चुनाव में जो तस्वीर सामने आई उससे ये स्पष्ट है कि प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही। उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग खुद ही सही, मतलब वो आयोग नहीं रह गया, वो तो अनुसांगिक संगठन हो गया है, उन्हीं की तरफ से काम करते हैं। तो प्रजातंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। सारी जगह एक ही स्ट्राइक रेट है, महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार एक ही स्ट्राइक रेट है।
उससे कम हो ही नहीं रहा 90%। राहुल गांधी जी ने चाहे महादेवपुरा में का उदाहरण उन्होंने दिया, किस प्रकार से एडिशन कर रहे हैं, किस प्रकार से डिलीशन कर रहे हैं, उसके बाद भी निर्वाचन आयोग सुनने को तैयार नहीं है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू की मजबूत वापसी, आरजेडी का संघर्ष और कांग्रेस का लगातार गिरता ग्राफ पूरी राजनीतिक तस्वीर को एक नए अध्याय की ओर बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिसने जंगलों में जन्म लेकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया, उन्हें आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश जनजातीय गौरव और बड़े राजनीतिक संदेशों का केंद्र बना रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आलीराजपुर में बिरसा मुंडा और छित्तू सिंह किराड़ की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया और जनजातीय नायकों के योगदान को याद किया और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम जिसने जंगलों में जन्म लेकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता के ऐसे प्रतीक थे जिनकी गूंज आज भी मध्य भारत की मिट्टी में सुनाई देती है। 19वीं शताब्दी के अंत में जब अंग्रेजी हुकूमत आदिवासी समाज पर अत्याचार बढ़ा रही थी, तब बिरसा मुंडा ने उल गुलान अर्थात महान जन आंदोलन की चिंगारी जलाई। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया, उन्हें आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज मध्य प्रदेश जनजातीय गौरव और बड़े राजनीतिक संदेशों का केंद्र बना रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर के जिला स्तरीय समारोह से लेकर जबलपुर के रोड शो तक आदिवासी नायकों के सम्मान, विकास और कांग्रेस पर हमले तीनों मोर्चों पर अपनी बात रखी। जबलपुर के कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नर्मदा जिले से वर्चुअली जुड़े और विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर में बिरसा मुंडा और छित्तू सिंह किराड़ की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया और जनजातीय नायकों के योगदान को याद किया और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। जनजातीय गौरव दिवस पर विकास की सौगात। अलीराजपुर जबलपुर में हुए भव्य कार्यक्रम, सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। जबलपुर में पीएम मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े। कहा स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों का बहुत बड़ा योगदान। जबलपुर के कार्यक्रम में सीएम ने 564 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। जनजातीय योजनाओं के लिए शालिनी ऐप लॉन्च। महिला वर्ल्ड कप स्टार क्रांति गौड़ का सम्मान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्रांति को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। अलीराजपुर को 244.51 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे बड़ी आबादी कहीं है तो हमारे अपने इस राज्य मध्य प्रदेश में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, कंटिया मामा, ऐसे सभी महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ जल जंगल जमीन के साथ देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। तो हमारे आदिवासी अंचल की सारी प्रतिभाएं, सारे लोगों को भी बुलाकर इसमें ये सुंदर गुलदस्ता बनाया गया। क्रांति गौड़ जिसने वर्ल्ड कप में भाग लिया उसको 1 करोड़ का पुरस्कार इसी कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। अब कांग्रेसी हाय रे करते हैं। बिहार को कितना बदनाम कर दिया था, क्या हाल कर दिए थे बिहार को। कल धूमधाम से झाड़ू लगी है कांग्रेस की। जनता क्या चाहती है, ये राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा। पप्पू की चप्पू टप्पू सब बंद होने वाली है, जिस प्रकार का समय चल रहा है। उधर कांग्रेस ने पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक शो करार दिया। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनजातीय समाज को विकास और अधिकार नहीं, सिर्फ घोषणाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मंच से कांग्रेस को निशाना बनाकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने रिलीजन कोड की मांग भी की। 1875 के अंदर बिरसा मुंडा जी ने जन्म लिया। इस देश के अंदर आजादी में उनकी भूमिका रही। 150 साल होने आए, आदिवासियों के लड़ते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन क्या 150 साल के बाद बीजेपी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर एक पूरा पखवाड़ा बना रही है? मैं समझता हूं
कि क्या उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनके पहचान, उन आदिवासियों की पहचान को लेके भारतीय जनता पार्टी बिरसा मुंडा पे क्या घोषणा करना चाहती, क्या हमें रिलीजन कोड मिलेगा। बहरहाल जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश में एक तरफ सांस्कृतिक उत्सव और विकास की घोषणाएं दिखी तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार के इन संदेशों और सौगातों का असर जनजातीय समाज तक कितनी गहराई से पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए I24। नमस्कार।